हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी युगांत और रूही एपिसोड नंबर 100। शाम का वक्त इटली में। नोवा चुपचाप बालकनी में खड़ी थी। बाहर इस वक्त काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो रहा था। युगांत का ये इटली का विला ऐसी जगह पर था जो झील के किनारे था, जहाँ से डूबता हुआ सूरज दिखता था, जिस कारण आसपास भी काफ़ी खूबसूरत अलग अलग देश से लाए गए पेड़ पौधे लगाए हुए थे गार्डन में। शाम का वक्त डूबता हुआ सूरज, ऊपर से उस पर कहर, पंछियों की चकचकाहट और झील का वह शांत पानी अपने ही गूंज में गूंजता हुआ बह रहा था। शांत वातावरण में ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुखद था। नोवा बालकनी में खड़ी अपने दुखी मन को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लगभग 2 दिन हो गए थे नोवा की कबीर से कोई बात नहीं हुई और न ही कबीर से मिली थी, जिस कारण उसे इस वक्त कबीर की बहुत याद आ रही थी। इतना खूबसूरत वातावरण होने के बावजूद नोवा का मन एकदम अशांत था। कई सारे फीमेल सर्वेंट उससे बात करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन नोवा किसी से बात नहीं करती थी। युगांत ने सबसे कहकर उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखवाया था। आखिर नोवा उसके दोस्त की अमानत थी। जो नोवा अपने ही सोच में गुम थी कि तभी उसे अपने पीछे गर्माहट भरी बाहें महसूस हुई और अगले ही पल वो उस गर्माहट भरी बाहों में कैद हो गई। जब नोवा को वह गर्माहट जानी पहचानी लगी, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई और वो शांति से अपना सर कबीर के सीने से टिकाकर खड़ी हो गई। कबीर ने धीरे से उसके सर पर चूम लिया और प्यार से बोला, आई मिस यू सो मच माई लव। नोवा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख कबीर ने भी कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, क्योंकि जिस वक्त नोवा को उसकी सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त वह नोवा के साथ बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट उसे नोवा के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह उस गिल्ट में वहाँ पर खड़ा था कि तभी नोवा उसकी तरफ पलट गई और उसे कसकर गले लगाकर रोने लगी। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर कबीर का दिल भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। उसने नोवा के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, "श्श, नोआ, शांत हो जाओ। देखो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, बिल्कुल तुम्हारे सामने। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।" नोवा ने सुबकते हुए कहा, "अगर अगर मुझे एक चांस ना मिलता तो क्या तुम मुझे भूल जाते कबीर?" कबीर ने उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर करके उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए बोला, "ऐसा तो इस जन्म में नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ।" कबीर के ऐसे कहते ही नोवा बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और उसे चिढ़कर देखकर उसके सीने पर हल्के हल्के हाथों से मारते हुए बोली, "तुमने मुझे चुड़ैल कहा कबीर? कबीर के बच्चे!" कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और झट से उसके होठों पर अपने होठ रखकर शिद्दत से चूमने लगा। दोनों के होठ आपस में बहुत देर तक उलझे हुए थे। दोनों भी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े आज ही मिल गए हों। कबीर ने उसे किस करते हुए एक हाथ से गोद में उठा लिया, फिर लाकर बेड पर लेटा दिया। कबीर की हरकत से नोवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं कबीर ने उसे शरारत से देखते हुए कहा, "इतनी याद आ रही थी तो मुझे फ़ोन कर लेती। मैं तो तुम्हें फ़ोन पर ही वीडियो कॉल कर एंटरटेनमेंट कर देता।" कबीर की यह बात सुनकर नोवा ने उसके हाथ पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, "तुम बहुत ज़्यादा फल्टी होते जा रहे हो।
कबीर ने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करते हुए उसे देखते हुए कहा, क्यों ना हो जाऊं? जब सामने इतनी खूबसूरत मेरी होने वाली बीवी लेटी हुई हो तो फ्लर्ट तो अपने आप ही मुंह पर आ जाएगा। नोवा ने मुंह बनाया और फिर अचानक से उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और वह कबीर को देखते हुए धीरे से बोली, लेकिन तुम्हारे डैड? कबीर ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मैं अच्छे मूड में हूँ नोवा, मेरी वजह से मेरा गुस्सा मत भड़काओ। उस आदमी का नाम भी मेरे सामने मत लेना। तुम्हें क्या पता, मैं तो उसी दिन तुम्हारे पास आ जाता जिस दिन यह सब कुछ हो गया था। लेकिन लेकिन राम का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। अभी आता नहीं, लेकिन युगांत सब कुछ देख लेगा, इसीलिए आ गया। कबीर की बात सुनकर नोवा एकदम से होश में उड़ गए नोवा के। वह झट से बेड पर बैठते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? कबीर का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? वो तो ठीक है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चोट क्या, मरते मरते बचा है बेचारा वह, लेकिन अभी नॉर्मल है। फिर भी उसका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। मैक्सिमम 1 मंथ के लिए उसे अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहिए, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा हादसा हो गया था, इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैंने युगांत से बात छुपाई है, लेकिन तुम भी उसे मत बताना। तुम्हें तो अच्छे तरीके से पता है राम को ऐसे देखकर युगांत की हालत क्या हो जाती है। कहते हुए कबीर नोवा के पास बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने डिसीजन लिया है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम्हारे साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता नोवा। आई होप तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी माय लव। कबीर की यह बात सुनकर नोवा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ कबीर। यू डोंट वेरी, तुम्हारा जो भी फैसला रहेगा मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूँगी। हालांकि नोवा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कबीर कौन सा डिसीजन लेने वाला है। अगर कबीर ने नोवा को छोड़ दिया, वह उसके बिना कैसे जिएगी? सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसे बहुत ही शिफायत से उसे रोक लिया था। कबीर ने उसकी सांस ली और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आराम से खाना खाएंगे। नोवा ने उसे ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखा और फिर उसे जाने के लिए कह दिया। वहीं बेंगलोर मिनिस्टर ऑफिस में इस वक्त पृथ्वीराज राणा जैसे ही कैबिन में एंट्री ले वहां पर बैठे एक आदमी ने उन्हें सलूट करते हुए कहा, मंत्री साहब, आपके लिए जेट अरेंज लेटर आया हुआ है। पृथ्वीराज ने मुस्कुराकर उस लेटर को देखा और कहा, क्या हो गया भाई? क्या इस बार भी चुनाव के लिए मुझसे ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, वह तो हर साल आप ही की साइड हिट हैं, आप हर बार तो मिनिस्टर बन जाते हैं। पृथ्वीराज राणा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, सही कहा तुमने, इस बार तो मैं प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होने वाला हूँ। मंत्री बनकर थक गया हूँ यार, अब थोड़ा और जनता की सेवा में झुक जाऊँ तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। उस आदमी ने अजीब तरीके से मुस्कुराकर पृथ्वीराज जी को देखा और फिर उनसे हाथ मिलाते हुए बोला, जी मंत्री साहिब, अब हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। पृथ्वीराज जी भी उसमें हाँ में सर हिला दिया और देखा, फिर जाने का इशारा किया। उसके जाते ही पृथ्वीराज राणा रोब से अपनी चेयर पर बैठ गए और अपने सामने खड़े हुए विनय को देखते हुए बोले, क्या हुआ विनय, आज तुम्हारे इस चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तुम ठीक तो हो ना?
विनय ने अपना थूक निकला और घबराते हुए बोला, मंत्री साहब, घबराने की बात ही है, इसीलिए घबरा रहा हूँ। अभी अभी हमें नोटिस मिला है कि इस बार प्रधानमंत्री के लिए राम सर का चुनाव नाम आगे आया है। वह खुद चुनाव के लिए खड़े होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सपोर्ट किंग बॉस करने वाले हैं। जैसे ही पृथ्वीराज जी ने यह सुना, वह झट से अपने चेयर पर उठकर खड़े हो गए और घबराकर गुस्से में तमतमाते हुए बोले, तुम क्या कह रहे हो विनय? तुम्हें पता भी है युगांत, वह मेरा बेटा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, देश की सेवा करनी है, फिर वह ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है? विनय ने फिर से घबराते हुए कहा, उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया मंत्री साहब, उन्होंने बस इतना अनाउंसमेंट किया है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री चुनाव होने के लिए जो नाम रिकमेंड किए हैं उनमें से एक राम का नाम भी है और वह दोस्त होने के नाते उनका पूरा पूरा सपोर्ट करेगा ताकि वह राम सर के जरिए अपने देश की परेशानियों को दूर कर सके। पृथ्वीराज जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर युगांत को फ़ोन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में युगांत के ऑफिस में युगांत ने रूही को बेड पर धक्का दे दिया और उसके सामने खड़े होकर अपनी पैंट को नीचे खिसकते हुए बोला, तुम्हें जो कुछ कहना सुनना है वह बाद में कर लेना माऊ। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, बस अभी मुझे मत रोको। आई एम हैविंग ए लॉस ऑफ पेन डाउन बिलो। युगांत का ऐसा चेहरा देखकर रूही को उस पर बहुत दया आ गई। हालत तो उसकी भी खराब हो रही थी, जी तो उसका भी मचल रहा था, पूरे बॉडी में हलचल मची हुई थी और अब वह खुद भी युगांत के प्यार के अंगारों पर चलना चाहती थी। उसका कोई जवाब न आता हुआ देखकर युगांत ने चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई और वह सीधा रूही के ऊपर बेड लैंड हो गया और उसने रूही की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसका सर ऊपर कर फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर जोर जोर से स्मूच करने लगा। एक तरफ वो उससे बाइट कर रहा था और स्मूच कर रहा था, फिर पैशनेटली किस भी कर रहा था। रूही भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। कब रूही के बदन पे चढ़ा हुआ नशा वह युगांत का शर्ट नीचे गिर गया, उसे खुद ही पता नहीं चला। रूही भी अपनी आंखों में नशा लिए युगांत को ही देख रही थी। युगांत ने उसके गर्दन पर, सीने पर, उसके होठों पर घुमाते हुए अपने होठ अपने आप रूही के बदन से चिपका लिए। जैसे ही रूही के मुंह से मीठे मीठे दर्द भरी आह निकल पड़ी, उसके मुंह से निकली वो मीठी सिसकारियां सुनकर युगांत ने गति और तेज हो गई और वो रूही के ऊपर सवार होकर उसे पैशनेटली प्यार करने लगा। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। पूरे कमरे का माहौल भी इस वक्त बहुत गर्म हो गया था। रूही जितनी उत्तेजित होकर सिसकारियां निकाल रही थी, युगांत भी गहरी सांस भरे हुए रूही को अपने आप में समाटने की बहुत कोशिश कर रहा था। दोनों भी अपने रासलीला में बिजी थे। दोनों ही बड़े रोमांचित होकर एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे थे। तभी युगांत का फोन जोर जोर से रिंग करने लगा। दोनों अपने मदहोशी में ऐसे डूबे हुए थे। युगांत बिना फोन की परवाह किए रूही को बस संतुष्ट भरी सवारी पर लेकर चल पड़ा था। शिट, पिकअप द फोन युगांत, पिकअप द फोन। पृथ्वीराज राणा बार बार युगांत को फोन पर फोन किए जा रहे थे, पर युगांत था कि फोन नहीं उठा रहा था। डैम इट, ये लड़का। पृथ्वीराज काफी ज्यादा भड़के हुए थे। बार बार उन्हें कैबिन से फोन आ रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि युगांत उसके पिता के खिलाफ जा सकता है।
उसके कारण ही तो सब लोग डरते थे, क्योंकि युगांत का दबदबा ऐसे ही था। पर अचानक से यह न्यूज़ आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जिससे युगांत राणा पृथ्वीराज राणा बौखला गया। उसे खुद भी पता ना युगांत का यह डिसीजन उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, पर आसानी से हार मान जाए वो पृथ्वीराज राणा कहाँ। फाइनली कुछ और कॉल करने के बाद पृथ्वीराज युगांत ने फ़ोन उठा लिया और वो गहरी सांस भरे दूसरी तरफ से कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं पृथ्वीराज उसकी गहरी सांसों को सुनकर एक पल में समझ गए कि उसका वो होशियार बेटा अपने बाप के गर्दन पर लटकी हुई तलवार रखकर वह अपनी बीवी के साथ मज़े कर रहा है, जिसे सोचकर पृथ्वीराज जी के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो चिढ़कर बोले, बदतमीज हो गए हो बहुत ज़्यादा तुम। पहले एक फ़ोन पर दौड़कर घर आ जाते थे और अब देखो बीवी के आने के बाद तुम्हें अपने बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है। इस टाइम भी लगे रहे हो। लज्जा बेच दी क्या तुमने? पृथ्वीराज राणा की बात सुनकर युगांत ने बहुत चिल वे में कहा, सेक्स करने का कोई टाइम नहीं होता फादर, यह तो फील करने की चीज़ है। बेशरम आदमी, तुमने राम क्यों क्यों इन सब करने के लिए फोर्स किया? पृथ्वीराज राणा ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मेन पॉइंट पर आते हुए बोले, क्योंकि युगांत से बात करने के बाद ही वो कैबिनेट जा सकते थे। उसके सवालों के जवाब देने इसके लिए वह वक्त युगांत से बात करना बहुत ज़रूरी था। युगांत ने उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और अपने गुस्से को पीते हुए कहा, ओह, तो आपने इसीलिए फ़ोन किया। मुझे लगा आप राम के बारे में पूछताछ करेंगे, कहीं वो मर तो नहीं गया या फिर अपाहिज हो गया। उसकी आवाज़ के साथ साथ हाथ भी चल जाएं। युगांत की बात सुनकर पृथ्वीराज राणा के माथे पर पसीना आने लगा। उसकी पूरी बॉडी थर थर कांप उठी। उसकी ऐसी हालत देखकर विनय सोच में पड़ गया। हमेशा युगांत से बात करने के बाद जो कॉन्फिडेंस पृथ्वीराज राणा के चेहरे पर आ जाता था, आज उसकी जगह पसीने कैसे ले लिया। पृथ्वीराज राणा लड़खड़ाते हुए बोले, ये तुम युगांत क्या कह रहे हो? जो युगांत, राम राम, उसे क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? युगांत ने तंज भरी आवाज में कहा, भगवान की कृपा से मीटिंग आपसे आराम बाद में बात करूंगा। युगांत ने आराम बात पर बहुत जोर दिया। उसका लहजा पृथ्वीराज राणा तुरंत समझ गए। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ काका साको? उन्होंने कुछ किया क्या? रूही ने चिंता भरी आवाज़ में कहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ स्टोरी शेयर कीजिए।